मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष राष्ट्रवाद के कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो मेरी अपनी समझ और दृष्टि है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैश्विक स्तर पर देश के सामने जो चुनौतियाँ उभर कर आई हैं वो अनपेक्षित थे, लेकिन चुनौतियां तो चुनौतियां होती हैं, आ गई। अब एक समाज, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक धर्म, सबके संदर्भों में अलग अलग ढंग से विश्लेषण विवेचन करने वाले बहुत सारे विचार, बहुत सारे आयाम भी आपके समक्ष आते रहे हैं। एक खास दृष्टि से मैं राष्ट्रवाद को देखता हूँ। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश के समक्ष उसे सामाजिक कुप्रवृत्तियों, आर्थिक समस्याओं से देश को उबार कर एक नए संदर्भ में खड़ा करना और प्रस्तुत करना। जो राजनीतिक आज़ादी हमें हासिल हुई थी वह सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के बगैर अधूरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं हो पाया और हम नकारात्मक ढंग से एक ऐसे समाज के निर्माण में संलिप्त पाते गए राजनीतिज्ञों को, जिन्होंने भारी नुकसान किया। लेकिन आज हमारे लिए विवेचन का विषय वो नहीं है। आज वैश्विक संदर्भ में जो चुनौतियां उभरी हैं और ये राष्ट्र, ये समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत हम जापान से करना चाहते हैं। जापान जो 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खासतौर पर परमाणु विस्फोट के बाद जो वहाँ नरसंहार हुए, वो एक राख का ढेर बन चुका था। जापान वो भी एक राष्ट्रवाद ही था। वह कौन सी, हमें सोचना होता है, वह कौन सी शक्ति थी जिसने राख के ढेर से इन्हीं 50 वर्षों की अवधि में, 70 वर्षों की यात्रा में जापान को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति और तकनीकी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में एक छोटा सा भूभाग जापान का दुनिया का वैश्विक परिदृश्य पर उभर कर सामने आता है और बड़े बड़े विकसित देश उस चुनौती को स्वीकारते हैं और उसके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। वो राष्ट्रवाद ही था, लेकिन वो राष्ट्रवाद दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, हम कहना ये चाहते कि सेमुराई एक वहाँ की कम्युनिटी थी, एक समुदाय था जिसने अपने जापान को 70 वर्षों की इस यात्रा में शिखर तक पहुंचा दिया। वो एक जातीय विशिष्टता थी, जातीय ओज था, स्फूर्ति थी, जिस स्फूर्ति ने, जिस चेतना ने इतनी ही अवधि में जापान को शीर्ष तक पहुंचा दिया। वो थे सेमुराई, जो वहाँ की एक विशिष्ट समुदाय है। उसने ऐसा कर दिखाया। आप याद करेंगे, फ्रांस में भी जो क्रांति हुई और फ्रांस भी दुनिया में जो स्थापित हुआ,
उसके पीछे भी जातीय चेतना का जो उभार हुआ, जिसकी परिणति राष्ट्रीय चेतना में हुई, वो थे प्यूटेरियन। जापान के जिस तरह सेमुराई थे, इसके पहले जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका नेतृत्व किया प्यूटेरियन ने। और पश्चिमी सभ्यता में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी विकास है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को ऊंचाई देने के लिए जो भी प्रयास किए गए, उसका नेतृत्व उसी प्यूटेरियन ने किया था। ठीक इसी तरह 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई, उसका भी नेतृत्व बोल्शेविकों ने किया था। रूस की क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वह भी रूस का एक जातीय समूह ही था। तो ये बोल्शेविक, ये प्यूटेरियन, ये सेमुराई अपने देश को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए, दुनिया की इस स्पर्धा में अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए इतना कुछ कर सकते थे। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में जो हिंदू समाज था, उसमें इस तरह की चेतना कैसे नहीं पैदा हुई और क्यों नहीं पैदा हुई, इसके ऐतिहासिक कारण है, विश्लेषण की मांग करता है कि हमारी एक राष्ट्रीय चेतना को कुंद करने के लिए इतने विशृंखल और इतने अंतर्विभाजित करने की कोशिशें 60-70 वर्षों में चलती रही, जिससे हम एक राष्ट्रीय चेतना से संपन्न समाज का निर्माण नहीं कर सके। दुर्भाग्य से हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है, वह 15 अगस्त और 26 जनवरी के तामझाम में ही सिमट कर रह जाती है और इसी को हम अपना राष्ट्रीय धर्म मान लेते हैं। ऐसी परंपरा का विकास पिछले 70 वर्षों के प्रयासों में हुआ है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था कि भारत की परंपरागत राष्ट्रीय चेतना को कुंद करने का, जिसका दूसरा पक्ष हिंदुत्व की ओर जाता था, उसको तरह तरह के विकृतियों, बुराइयों, पिछड़ेपन, दकियानुसी, पोंगापंथी, ढोंग, ऐसे सहस्त्रों संबोधनों के जरिए एक हीन ग्रंथि का शिकार बना दिया गया और नतीजा ये हुआ कि वह एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। इसके जिम्मेदार कारकों पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो वैश्विक स्तर पर हमारे समक्ष चुनौतियां उभर कर आई हैं, वो चुनौतियां हमसे राष्ट्र प्रेम की मांग करती हैं, राष्ट्रीय संकल्प की मांग करती हैं। ये संकल्प कैसा होगा? क्या 26 जनवरी के मिठाइयाँ बांट लेने, गले मिल लेने, तिरंगे लहरा लेने, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर कर तालियां बजा लेने भर तक सीमित रहेगा? तो ऐसे राष्ट्रवाद से संभव नहीं है कि हम देश को एक सशक्त वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होते देख पाए, क्योंकि हम इसी से संतुष्ट हो लिया करते हैं कि हमने आज झंडे फहराए, जबकि राष्ट्रीयता मूल रूप से हर समय हमारी प्रतिबद्धता की मांग करती है। जीवन के हर क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, तमाम उन समस्त क्षेत्रों में हम अपनी राष्ट्रीयता को दृढ़ता के साथ एक संकल्प के भाव से जी सकते हैं।
और जब तक ऐसी चेतना नहीं आएगी तब तक हमारी आत्मनिर्भरता विकसित नहीं हो सकती है। हमारी सोच में वैज्ञानिक हम इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं, संकल्पबद्ध भी होते हैं, इतिहास बताता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह संकल्प हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। जब 62 का युद्ध होता है तो हम एकजुट होते हैं, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, हर समय देश एकजुट रहा है जब हम पर संकट आया है। लेकिन हम ऐसे क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं अपने राष्ट्रवाद को व्यक्त करने के लिए, जबकि यह हर समय, हर क्षण, हर दिन, कदम कदम पर यह राष्ट्र आपसे अपेक्षा करता है कि आप उस दृष्टि को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया करें। ऐसा खंडित राष्ट्रवाद जो नकारात्मकता में छिपा हो, अफसोस है यह कहते हुए कि पिछले 70-75 वर्षों की यात्रा में हमारा राष्ट्रवाद नकारात्मक मुद्दों पर सबल, सशक्त और एकत्र हुआ है अपने संकल्प के प्रति, जबकि जब हम सामान्य जीवन जी रहे होते हैं वहाँ भी उतने ही संकल्प की जरूरत होती है। आज़ादी के संघर्ष के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत सहजता से ये देश इकट्ठा हो जाता था। 42 का आंदोलन हो या उसके पहले किए गए जो भी आंदोलन हो, ये सब में ऐसा ही हुआ है। लेकिन अपने चरित्र में, अपने आचरण में, अपनी दृढ़ता में, अपने संकल्पों में इस विश्वास को हमेशा उसी ऊर्जा, उसी क्षमता और उसी निष्ठा से कार्यान्वित करें, ऐसा संकल्प हमारे भीतर नहीं आ पाता है। इसे जगाने और जागृत करने की जरूरत है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम बहुत जल्दी ऊर्जास्वित महसूस करने लगते हैं। ये सब कुछ उसके नकारात्मक पहलू हैं। सकारात्मकता सिर्फ इस बात में है कि हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारी सोच वैज्ञानिक हो और वैश्विक चुनौतियों पर मुकाबले के लिए हमारे आचरण, व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करें। अमेरिका ने टैरिफ के जरिए जो चुनौती दी है, उस चुनौती के मुकाबले वह युद्ध से कम नहीं है। पाकिस्तान के साथ हम युद्ध लड़ते रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक चुनौतियां आज हमारे समक्ष हैं, इन आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला हम किसी नकारात्मक दृष्टिकोण से शायद न कर पाए। हम एक विशाल श्रेष्ठ संस्कृति और जीवन मूल्य के वाहक हैं, लेकिन इसका रूपांतरण आज की चुनौतियों के मुकाबले के लिए कैसे संभव हो पाएगा जब तक हमारे भीतर एक वैज्ञानिक चेतना का अभाव रहेगा। हमें सोचना होगा कि हम दुनिया से अलग किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, हम भी उसके एक हिस्सा हैं और हम इसके लिए खुद को सक्षम भी पाते हैं। हमारे भीतर उच्च और उदात्त जो भी जीवन मूल्य रहे हैं, उससे आज पूरी दुनिया प्रभावित है, प्रेरित है और अनुपालन भी करती है। दादागिरी का, आर्थिक दादागिरी का जो दृश्य हमारे सामने आज उपस्थित हुआ है, उस चुनौती के मुकाबले के लिए
हमें एक संकल्प की ओर लेकर बढ़ना होगा। अपनी उत्पादकता, अपनी कौशल के जरिए, अपनी निष्ठा के जरिए, अपने समर्पण के जरिए हम इन समस्त चुनौतियों का मुकाबला करके अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं और कायम रख सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने का और उसके सार्थक उपयोग का तरीका हमें सीखना होगा, समझना होगा। हमारा राष्ट्रवाद और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पश्चिम के देश हमारे बारे में जो दृष्टिकोण रखते हैं, जो सोचते हैं, वह सोच, वह चिंतन, वह दृष्टि बराबरी की नहीं है, क्योंकि हम उनका उपनिवेश रहे। इस चुनौती का मुकाबला हिंदुत्व के भीतर जो सकारात्मक निस्तेज पड़ी हुई शक्तियां हैं, उसको जागृत हुए बगैर ये संभव नहीं है कि